द फॉल्ट इन आवर स्टार्स लिखने वाले जॉन ग्रीन कहते हैं, इट्स हार्ड टू बिलीव इन कोइंसिडेंस बट इट्स इवन हार्डर टू बिलीव इन एनीथिंग एल्स। यानी संयोगों पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन किसी और चीज़ पर भरोसा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया भी ऐसे ही कई संयोगों से भरी है। ऐसा एक वाक़या 6 दिसंबर 2023 को घट गया। मॉस्को से उड़ा एक खास विमान जैसे ही यूएई की सीमा में दाखिल हुआ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मैसेज भेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर प्रेसिडेंट। ये मैसेज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए था। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, पूरी दुनिया में खबर फ्लैश होने लगी। ब्रेकिंग की सूरत में पुतिन मेक्स अ रेयर ट्रिप टू मिडल ईस्ट, यानी पुतिन का मध्य पूर्व एशिया का औचक दौरा। इस दौरे में उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें एमबीएस भी कहा जाता है, इनसे मुलाकात की। फिर मॉस्को वापस लौट गए। वहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिले। पुतिन का दौरा यूक्रेन और गाजा में चल रही जंग के बीच हुआ। यूक्रेन की जंग में तो रूस खुद एक पार्टी है, जबकि गाजा के पड़ोस में पुतिन खुद पहुंचे थे। जिस समय पुतिन मिडल ईस्ट के चक्कर लगा रहे थे, उसी दौरान इजरायल और यूक्रेन को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी संसद ने दोनों देशों को पैसा देने वाला बिल रोक दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी सांसदों से वर्चुअल मीटिंग करने वाले थे और नाराज होकर उन्होंने मीटिंग ही रद्द कर दी। तो आज हम जानेंगे कि पुतिन अचानक से मिडल ईस्ट के दौरे पर क्यों पहुंचे, इस दौरे का यूक्रेन और गाजा की जंग पर क्या असर पड़ेगा और क्या पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में कोई फायदा मिल सकता है। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। पहले परिचय की रवायत को पूरा कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। यहां आज बात होगी पुतिन के औचक दौरे की। 6 दिसंबर को ये नज़ारा अबू धाबी में दिखा। यूएई की फाइटर जेट्स आसमान में रूस का झंडा बना रहे थे। नीचे तोपों की सलामी दी जा रही थी। रेड कार्पेट से लेकर गार्ड ऑफ ऑनर तक स्वागत और सम्मान टॉप क्लास का था, टॉप नॉच था। ये पूरी व्यवस्था व्लादिमीर पुतिन के लिए थी, रूस के राष्ट्रपति जो लगभग 1.5 बरस बाद मिडल ईस्ट एशिया की जमीन पर उतर रहे थे। रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ, उसके बाद से उनकी फॉरेन ट्रिप्स चीन और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीमित रही हैं। बीच में बस एक दफ़ा वो ईरान गए थे, जुलाई 2022 में। टाइमलाइन आप जान लीजिए घटनाओं की। रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। उसके बाद पहली बार पुतिन जून 2022 में रूस से बाहर गए। 28 जून को ताजिकिस्तान गए, 29 जून को तुर्कमेनिस्तान गए। ये सारे स्थान सेंट्रल एशिया में हैं। अगली ट्रिप लगाई उन्होंने ईरान की। 19 जुलाई को तेहरान पहुंचे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ुमैनी और तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन से मिले। अर्दोआन से मीटिंग में ब्लैक सी ग्रेन डील पर बात हुई। इसके बाद ही समझौता फाइनल हो पाया। इस डील के बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं दुनियादारी के एक प्रीवियस एपिसोड में। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आज के शो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा। अब पुतिन की फॉरेन ट्रिप्स पर हम वापस लौट रहे हैं ना। तेहरान के बाद 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के समरकंद गए। वहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक में उनको हिस्सा लेना था, लिया उन्होंने। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा ये युद्ध का समय नहीं है। तब बड़ी खबरें बनी थी स्टेटमेंट पर। 13 से 15 अक्टूबर को वो कजाकिस्तान गए। 22 और 23 नवंबर को आर्मेनिया, 9 दिसंबर को किर्गिस्तान और 19 दिसंबर को बेलारूस, यानी ईस्टर्न यूरोप और जो स्थान हैं आपके सेंट्रल एशिया के, वहाँ का चक्कर लग रहा है। अब 2023 में आते हैं। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। तब से पुतिन ने विदेशी दौरा लगभग बंद कर दिया। जुलाई 2023 में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट था, वहाँ वो नहीं गए। सितंबर में भारत में G20 लीडर समिट हुई, यहाँ भी नहीं आए। 2023 में पहला विदेशी दौरा किर्गिस्तान का किया। फिर से एक स्थान 12 से 14 अक्टूबर के बीच, 17 और 18 अक्टूबर के बीच वो गए चीन। 9 और 10 नवंबर को गए कजाकिस्तान। 23 और 24 नवंबर को बेलारूस। फिर 6 दिसंबर को पुतिन ने एक साथ यूएई और सऊदी अरब का दौरा कर लिया। जुलाई 2022 की ईरान विजिट के अलावा मिडल ईस्ट की तरफ उनका जाना नहीं हुआ था। तो अब अचानक क्यों हुआ? और वो तो फ्लाई भी नहीं कर रहे थे, तो इतना बड़ा रिस्क लेके आए क्यों? इसकी वजह आगे आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। पहले रूस और मिडल ईस्ट के संबंधों का आप थोड़ा इतिहास जान लीजिए। किन किन देशों को मिडल ईस्ट का हिस्सा माना जाता है, पहले हम ये स्टैब्लिश करें। इजिप्ट, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, यमन, इराक, ईरान, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई,
ओमान, तुर्की और साइप्रस। फिलिस्तीन भी वैसे यहीं पे है, लेकिन उसे मुल्क कई लोग मानते नहीं है, मगर लोकेशन वहीं पे है। इस रीजन के साथ रूस के संबंध सदियों पुराने हैं। आज जिसे हम मिडल ईस्ट मानते हैं, उसका अधिकतर इलाका एक वक्त ऑटोमन्स के अंडर था। उनकी रूसी साम्राज्य के साथ वर्चस्व को लेकर बहुत लंबी लड़ाई चली है। पहला विश्व युद्ध खत्म होने से एक बरस पहले रूसी साम्राज्य का पतन हो गया। 1918 में ऑटोमन साम्राज्य भी डूब गया। उसके कब्जे वाले देश अलग हुए। कुछ जगहों पर पश्चिमी देशों का कंट्रोल रहा, जैसे सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान। कई देशों में स्थानीय लोगों का शासन आया। रूसी साम्राज्य में क्या हुआ? वहां लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हो गई। बाद में उन्होंने सोवियत संघ की स्थापना कर दी। अब रूस वाला निजाम सोवियत संघ के पास चला गया। मिडल ईस्ट के साथ साथ उनका कमोबेश बराबरी का संबंध दूसरे विश्व युद्ध के बाद जाके शुरू होता है। कोल्ड वॉर में ये इलाका अमेरिका और सोवियत संघ की प्रभुत्व की लड़ाई का न्यूट्रल ग्राउंड था। जहां पर अमेरिका की तकरार होती, वहां सोवियत संघ दोस्ती निभाने पहुंच जाता, और जहां पर सोवियत संघ पिछड़ता, वहां अमेरिका यारी जताने की कोशिश करता। कुछ उदाहरणों से आप इस बात को समझ लेंगे। 1956 में पश्चिमी देशों ने इजिप्ट को आसवान बांध के लिए लोन देने से मना कर दिया। तब का सबसे बड़ा बांध था वो। तब इजिप्ट की मदद सोवियत संघ ने कर दी। इसके बाद ही तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने सुएज नहर को नेशनलाइज करने का फैसला लिया था कि आप मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं, लो। सुएज क्राइसिस की कहानी हम पहले भी सुना चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा बड़ा उदाहरण 1973 के अरब इजराइल वॉर का है। तब यौम के ऊपर त्योहार के दिन सीरिया और इजिप्ट ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था। सीरिया और इजिप्ट को सोवियत संघ से हथियार मिले थे, जबकि इजराइल की मदद यूएस ने की थी। तीसरा उदाहरण ईरान का है। फरवरी 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हो गई। शाह रजा पहलवी को कुर्सी से उतार दिया गया। खुमैनी के समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास को बंधक बना लिया। बहुत सारे डिप्लोमेट्स को भी अबडक्ट किया। अमेरिका से सारे संबंध तोड़े। तब सोवियत संघ ईरान के साथ खड़ा रहा। सबसे पहले मान्यता देने वालों में से एक था। ईरान इराक वॉर के दौरान उसने नॉर्थ कोरिया के जरिए हथियारों की सप्लाई भी की। उस युद्ध में अमेरिका ने इराक की मदद की थी। ये सब तो चला सोवियत संघ तक। फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। संघ से टूटकर अलग अलग आज़ाद देश बन गए। मेन पावर आई रशियन फेडरेशन, यानी जिसे हम रशिया कहते हैं, उसके पास। 1990 का दशक रूस को पिछली असफलताओं से उबरने में ही बीत गया। 2000 के बरस में सत्ता व्लादिमीर पुतिन के पास आई। तब से वो रूस के सर्वोच्च नेता बने हुए हैं, सुप्रीम लीडर। 2008 से 2012 के बीच वो राष्ट्रपति नहीं थे, प्रधानमंत्री थे। फिर भी उनका ही हुक्म चलता था और इसे लेकर किसी को डाउट नहीं था। जो तब मेदवेदेव राष्ट्रपति थे, उनको भी पता था कि असली राष्ट्रपति कौन है। पुतिन ने मिडल ईस्ट को लेकर रूस की नीति अपने हिसाब से तय की। जिन लीडर्स को पश्चिमी देशों ने दरकिनार किया, पुतिन उनके संपर्क में बने रहे। बैकडोर से सपोर्ट भी किया। पूरी तरह खुलकर सामने आने का मामला 2015 में दिखा, जब रूस ने सीरिया में अपनी फौज को उतार दिया। राष्ट्रपति बशर अल असद के सपोर्ट में उन्होंने फौज भेजी थी। उस वक्त असद की हालत पतली हो चुकी थी। अगर रशिया नहीं जाता तो असद का तख्ता पलट तय था, लेकिन रूसी सपोर्ट ने असद को बचाया। असद आज भी राष्ट्रपति हैं और उनका कद लगातार लंबा ही हो रहा है। इसी तरह पश्चिमी देशों ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगाए, रूस ने उसका साथ दिया। अब ईरान उन्हें मिलिट्री ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ईरान से करीबी के लिए वो किसी को नाराज कर रहा है। रूस ने इजराइल के साथ भी दोस्ती बना के रखी। हाल की इजराइल हमास जंग के लिए पुतिन ने यूएस को दोषी ठहराया। इजराइल की कड़ी आलोचना से वो हमेशा बचे। इससे पुतिन को दो बड़े फायदे हुए। पहला, न्यूट्रल छवि। पुतिन दिखा सकते हैं कि हमारी बात सब सुनते हैं, इजराइल भी सुनता है, ईरान भी सुनता है। गाजा में चल रही जंग में तो पश्चिमी देशों ने अपना पक्ष चुना है। वो इजराइल के साथ खड़े हैं, युद्ध विराम पर जोर देने से बच रहे हैं। इसलिए मिडल ईस्ट के देश उनकी बात नहीं मानेंगे, मगर पुतिन के साथ ऐसी बाध्यता है नहीं, क्योंकि उन्होंने बीच की लाइन पकड़ी है। दूसरा, किंग मेकर बनने का मौका। अगर पुतिन अपनी छवि के आधार पर कोई समझौता करा ही देते हैं तो वो किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। ये उन्हें रूस की इंटरनल पॉलिटिक्स में अजय बना सकता है। इसके अलावा वो ये भी साबित कर सकते हैं कि यूक्रेन में युद्ध ना रुकने की असली वजह वेस्टर्न पावर्स हैं। अब हालिया ट्रिप पर लौटते हैं। पुतिन यूएई और सऊदी अरब का दौरा पूरा करके लौट चुके हैं। यूएई में उन्होंने इतिहास याद दिलाया। बोले कि सबसे पहले हमने आपके देश को मान्यता दी थी। इस इलाके में आपके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हम ही हैं। सऊदी अरब में उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों पर चर्चा की। दोनों मुल्कों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। ये सारी बातें हैं सरकारी।
इस ट्रिप की अहमियत क्या है, आप 4 और पॉइंट्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, सऊदी अरब और यूएई दोनों जगहों पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। दोनों यूएस से भरपूर हथियार खरीदते हैं। उनके अच्छे संबंध हैं, इसके बावजूद दोनों देश रूस को भी सपोर्ट करते हैं। यूएई रूस को कंप्यूटर चिप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सप्लाई कर रहा है, अमेरिका की नाराजगी के बावजूद। जानकार कहते हैं कि इससे दोनों पक्षों का फायदा है। सऊदी अरब और यूएई खुद को सबका दोस्त बता सकते हैं, वो सबके लिए दरवाजे खुले रख सकते हैं। इस तरह उनके पास कभी विकल्पों की कमी नहीं होगी। जबकि रूस के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी प्रासंगिकता साबित करने का मौका है। नंबर 2, यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उन्होंने यूएई पर भी ऐसा करने का दबाव बनाया, मगर यूएई ने ऐसा किया नहीं। तब से रूस और यूएई के बीच में व्यापार बढ़ा ही है। 6 दिसंबर को पुतिन के साथ बिजनेस और टेक की फील्ड के कई दिग्गज लोग भी आए थे। माना जा रहा है कि यह पार्टनरशिप अभी और बढ़ेगी। नंबर 3, सऊदी अरब में पुतिन का फोकस कच्चे तेल पर रहा। दोनों देश कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक हैं इस पूरी पृथ्वी पे। उन्होंने आपस में समझौता करके प्रोडक्शन घटाया था, जिसके चलते तेल के दाम अचानक से बढ़ गए और इसका फायदा हुआ था रूस को। नंबर 4, सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका और यूक्रेन से कैदियों की अदला बदली में रूस की मदद की है। अभी भी कईयों की अदला बदली रुकी हुई है। कहा जा रहा है कि पुतिन की ट्रिप में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। एक चर्चा ये भी है कि इस ट्रिप का फायदा पुतिन को अगले चुनाव में हो सकता है। रूस में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होना है, वहां भी 24 में सरकार बन रही है। पुतिन बहुत जल्द अपनी उम्मीदवारी घोषित करने वाले हैं। उससे पहले वो अपने किले को मजबूत करना चाहते हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह से पूछा, रूस की इंटरनल पॉलिटिक्स में मिडिल ईस्ट का विषय कितना अहम रहता है और हालिया ट्रिप का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या असर रह सकता है। देखिए, जहां तक रूस के चुनाव का या राष्ट्रपति चुनाव का लेना देना है, अगर आप ये माने कि पुतिन का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वहां कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और पुतिन चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या यूक्रेन हो या इजराइल हमास युद्ध हो, उनसे उनकी स्टेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी पुतिन वहां के सबसे पॉपुलर नेता हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है वो 70% के करीब है, कभी 78% हो जाती है, कभी 67% हो जाती है। तो वो एकमात्र नेता हैं जो अगर राष्ट्रपति चुनाव हो तो वही चुने जाएंगे। तो उनको इन चीजों से लेना देना नहीं है। रही बात वहां पर उनकी पॉपुलैरिटी इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं। देखिए, अगर रूसी लोगों को आप समझने की कोशिश करें तो एक चीज बहुत क्लियर आप पाएंगे कि रूसी जनता एक सशक्त रूस राष्ट्र को देखना चाहती है। वो राष्ट्र जो इतिहास में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। साम्राज्य जब नहीं भी था सोवियत संघ के आने के बाद, अगर वो एक कन्फेडरेशन था, एक संघ था, तो उस सेंस में भी वो एक बहुत बड़ी भौगोलिक पोजीशन पर काबिज था। अगर आप देखें 1945 के बाद भी, तो व्लादिवोस्तोक से लेके बर्लिन तक पूरा रूसी सोवियत साम्राज्य था, जिसको लोग साम्राज्य भी कहते हैं। तो लेकिन इससे ये फायदा होगा कि पुतिन की जो वैधता है रूस यूक्रेन युद्ध के समय, और इन मध्यस्थता जो कर सकते हैं या जिसकी बात करके आए हैं वहां से, सऊदी अरब से और यूएई से, उनमें उनकी जो लोकल स्टैंडिंग है, डोमेस्टिक स्टैंडिंग है, वो बढ़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पुतिन के जीतने या हारने से इसका कोई संबंध नहीं होगा, और वो जीतेंगे ही जब भी वो अपनी दावेदारी घोषित करते हैं। कई लोगों का मत ये भी है कि मिडल ईस्ट में रूस की प्रासंगिकता कम हुई है। पुतिन की जो हालिया ट्रिप हुई है उससे इजरायल हमास जंग पर कोई असर पड़ेगा नहीं। दूसरा पक्ष कहता है कि सीरिया वॉर में दखल के बाद उनका स्टेक बड़ा है। किस दावे में कितनी सच्चाई है? पुतिन के दौरे का इजरायल हमास जंग पर असर कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, अब ये सुनिए। देखिए, पुतिन के दौरे से पुतिन ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा है कि वो इजराइल और हमास दोनों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो वो मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं। और इसके पहले भी आपने गौर किया होगा कि उन्होंने ईरान ईरान के प्रतिनिधि को बुलाया था, हमास के प्रतिनिधि को बुलाया था, और वहां वार्ताएं की थी। तो वो अपनी एक राजनयिक छवि के रूप में भी पुतिन और रूस को के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर है। रूस मध्य वेस्ट एशिया में काफी दिनों से
एक्टिव रहा है और सीरिया से उसके हिस्टोरिकली अच्छे संबंध रहे हैं। सीरिया में उसका नेवल बेड़ा सोवियत संघ के बाद भी रहा है और सीरियाई जो अभी युद्ध चल रहा है या जो वहाँ एक सिविल वॉर की स्थिति है, वहाँ पे वो वहाँ के रूलर प्रेसिडेंट असाद के साथ खड़े दिखते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं और काफी हद तक जो उनके खिलाफ जो आवाजें उठी थी उनको दबाने में और वहां के राष्ट्रपति को सत्ता में काबिज रखने के लिए पुतिन की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है और उन्होंने वो निभाई है। हालांकि इस बीच पूरी तरह से सीरिया एज अ स्टेट अगर आप देखें तो वो खत्म हो गया है, रिसोर्सेज बहुत लोग मारे गए हैं, एक सिविल वॉर की स्थिति है और सीरिया को पूरी तरह से वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में अलग थलग कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनको सीरिया को 3-4 महीने पहले अरब लीग में भी जोड़ा गया। हालिया जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो इसराइल हमास युद्ध के बीच, उसमें भी उनको इनवाइट किया गया था। तो उस हिसाब से रूस की प्रासंगिकता वेस्ट एशिया में है। लेकिन रूस इस समय डिप्लोमेसी से ज्यादा तेल की कीमतों के लिए ज्यादा चिंतित है, क्योंकि तेल की कीमतें घट रही हैं और तेल की कीमतें जो घट रही हैं वो उसका कारण तो एक इजराइल हमास युद्ध शायद होगा, क्योंकि उससे अभी तक तेल की आपूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इसके अलावा ओपेक प्लस ने जो एक कदम उठाया था कि वो ऑयल प्राइसेस को बढ़ाने के लिए सप्लाई कम कर रहे थे, यानी प्रोडक्शन कम कर रहे थे। 5% उन्होंने प्रोडक्शन कम किया था, फिर भी तेल के मूल्य नहीं बढ़े हैं। तो ज्यादातर ये दो तरह से इसको देखा जा सकता है। पहला कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, और दूसरा ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं, जिसका सऊदी अरेबिया ओपेक का मेंबर है और ओपेक प्लस में रूस या वेनेजुएला जैसे देश आते हैं जो ओपेक के सदस्य नहीं है, वो क्या कर सकते हैं कि तेल की कीमतों को स्थिर रखा जाए या बढ़ाया जाए किसी तरह से, आर्टिफिशियली प्रोडक्शन कम करके या किसी भी तरह से जो उन देशों को फायदा हो। तो ज्यादा उस पर बातें हुई होंगी जैसा मुझे लग रहा है। सऊदी अरब और यूएई से निकलने के बाद पुतिन मॉस्को पहुंचे। वहां वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिलेंगे। सऊदी अरब और ईरान दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, फिर भी पुतिन दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के लिए ईरान और सऊदी अरब की क्या अहमियत है, अब ये सुनिए। देखिए, हाल में आपने गौर किया होगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया को दोस्ती या एक राजनयिक संबंध स्थापित किया था चीन के बिहाफ पे, या चीन ने उसका इनिशिएटिव लिया था। रूस और चीन बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए जाहिर तौर पर एक लॉजिकल डिडक्शन की तरह भी अगर देखें तो चीन रूस की मित्रता इस रीजन में बढ़ी है और रूस भी अपना एक स्पेस खोज रहा है इस रीजन में। तेल के अलावा सामरिक स्थिति से भी जो भी देश अमेरिका के अपोज्ड हैं उनसे वो दोस्ती करना चाहता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चीन हो, या कोई भी देश हो। सऊदी अरब या कतर को भी अगर ले लें तो उनका भी लेवरेज बढ़ जाता है या बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ जाती है अगर वो रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंध रखते हैं तो। और माना ये भी जा रहा था जो हाल में जो एक कॉरिडोर बना है IME-CCC, जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, उसकी प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ी और उसको तरजीह इसलिए भी अमेरिका ने दिया क्योंकि सऊदी अरब चीन के करीब आ रहा था। तो ये एक पूरी भूसामरिक स्थिति नई एक उत्पन्न होती जा रही है, जिसमें अपनी सहभागिता वेस्ट एशिया में दिखाना चाहता है रूस। दूसरे जो इजराइल हमास युद्ध चल रहा है उसमें किस तरह अपने आप को हाई टेबल पर रखे अगर मध्यस्थता की बात हो। और ईरान उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है, हिजबुल्लाह से या हुती रेबल से या कुछ हद तक हमास से भी। तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उनको भी डिप्लोमेटिक रेस में अगर देखा जाए इजराइल हमास के युद्ध में ईरान के साथ खड़ा देखा जाए। और चीन ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मानवीय संकट को हम किसी भी तरह से इजराइल के लिए इसको जिम्मेवार मानते हैं। तो और रूस का भी लगभग वही है कि इजराइल जो है वो एट्रोसिटीज कर रहा है सिविलियन के ऊपर, उसको कम करना चाहिए। तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाएगा। हालांकि ईरान और रूस के आपस में संबंध पहले से भी अच्छे रहे हैं, चाहे वो गजा का युद्ध हो या उसके पहले की स्थिति भी हो। लेकिन
अब इनकी दोस्ती जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रही है, जिसमें तेल की भी बात है, जिसमें भूसामरिक स्थिति को भी देखा जा रहा है, और पश्चिम एशिया में जो बदलते हुए हालात हैं, जिस तरह से अमेरिका एक डिफेंसिव पोजीशन में आता जा रहा है, उसको कैसे एनकैश किया जाए। ईरान और रूस वो स्पेस भी खोज रहे हैं जो चीन ऑलरेडी कर रहा है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब कुछ जरूरी अपडेट जान लेते हैं। पहला अपडेट यूएस से है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट ने यूक्रेन और इसराइल को बड़ा झटका दे दिया है। 6 दिसंबर को सेनेट में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का प्रस्ताव रखा गया। यह पैसा यूक्रेन, इसराइल और गाजा में मदद के लिए जाने वाला था, मगर बिल पास नहीं हो पाया। अमेरिका की सेनेट में 100 सीटें हैं। बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की दरकार थी, मगर सिर्फ 51 मिल पाए। डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी विरोध में सबसे आगे रही। उनका कहना है कि उधर पैसा देते रहे तो अपने यहां नुकसान होगा। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार रहा है। उसी की बदौलत यूक्रेन ने रूस से मोर्चा लिया हुआ है। अगर ये मदद रुकी तो उसकी नियति क्या होगी आप जानते हैं। दूसरा अपडेट साउथ अमेरिकी महाद्वीप से है। वहां ब्राजील और वेनेजुएला के बीच तनाव अब बढ़ गया है। ब्राजील ने वेनेजुएला से लगी सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात भी कर दिया है। अब ये तनाव बढ़ कैसे गया? दरअसल वेनेजुएला ने गुयाना के एक इलाके को अपना हिस्सा बनाने का ऐलान किया है। एसिकिबो नाम का ये इलाका 19वीं सदी से विवाद का विषय है। इस पर गुयाना और वेनेजुएला दोनों अपना दावा ठोकते हैं। गुयाना भी एक देश है। कुछ बरस पहले वहां पर कच्चे तेल के भंडार का पता चला, तब से वेनेजुएला की नज़र टेढ़ी हो रखी है। वेनेजुएला दर्शक जानते ही हैं कि एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने 3 दिसंबर को जनमत संग्रह कराया। 95% वोटर्स ने कब्जे का समर्थन किया। तब से मदुरो तेल कंपनियों को लाइसेंस जारी करने और संसद को कानून बनाने के लिए कह रहे हैं। गुयाना ने इसका विरोध किया। इसके चलते लड़ाई की आशंका बढ़ रही है। गुयाना ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसमें ब्राजील का क्या स्टेक है? एसिकिबो तक पहुंचने का सबसे सुगम रास्ता जाता है ब्राजील होकर। इसके चलते ब्राजील में घुसपैठ करनी होगी अगर वेनेजुएला को गुयाना के इस हिस्से पर कब्जा करना है। अब ये ब्राजील की संप्रभुता के लिए तो खतरा होगा। इसलिए उसने कहा है कि हम इलाके में शांति चाहते हैं, इसलिए सेना तैनात की गई है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।